आज हम लोग चर्चा करेंगे अल्पकालीन लागत पे। तो आइए समझते हैं कि अल्पकालीन लागत क्या है। अल्पकालीन लागत हमने पहले अल्पकाल तथा दीर्घकाल के विषय में चर्चा की है। देखिए, इससे पहले कि हम लोग जो टॉपिक था, वीडियोस था, उसमें हम लोगों ने अल्पकाल और दीर्घकाल के विषय में चर्चा किए हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वे स्थिर रहते हैं। देखिए, अल्पकाल में क्या होता है, कुछ कारकों को स्थिर रखा जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है, मतलब एक फर्म जो स्थिर लागतों पर जो खर्चा उठाती है, तो खर्चे को ढोना एक फर्म के द्वारा स्थिर लागतों पर, तो वो उसकी क्या कहलाती है, कुल स्थिर लागत। मतलब एक फर्म जो स्थिर आगतों का वहन करती है, उन्हें कुल स्थिर लागत कहते हैं। जितनी भी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है, देखिए, एक उत्पादन चाहे किसी भी मात्रा का हो, एक फर्म के द्वारा उत्पादन किसी भी मात्रा का क्यों ना हो, उसकी जो लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। देखिए, लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है, उसकी लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। मतलब एक फर्म उत्पादन के किसी भी मात्रा का उत्पादन जो है किसी भी मात्रा का क्यों नहीं करता हो, मगर उसकी जो कुल स्थिर लागत रहती है हमेशा स्थिर रहती है। किसी भी आवश्यक स्तर के निर्गत का उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में फर्म केवल परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है, यानी कि एडजस्ट कर सकती है। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहे हैं, या एनसीईआरटी हमें बताना चाहता है कि फर्म अगर अल्पकाल में अगर वो अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहता है, निर्गत जो भी हो, जितना भी मात्रा है उत्पादन में, निर्गत की जितने भी मात्रा का वो अगर उत्पादन करना चाहता है, अगर अधिक उत्पादन करना चाहता है, तो उसको केवल परिवर्ती आगतों में ही एडजस्ट करना होगा, उसे ही चेंज करना होगा। क्योंकि स्थिर आगत तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। तो अगर उसकी फर्म को, मतलब अगर फर्म को अगर चाहिए कि नहीं, हमें उत्पादन ज़्यादा करना है, उत्पादन की इकाई को बढ़ाना है, निर्गत को बढ़ाना है, तो उसको क्या करना होगा, फर्म को परिवर्ती आगतों में परिवर्तन लाना होगा, उसे एडजस्ट करना होगा परिवर्ती आगतों पर। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म इन परिवर्ती आगतों को प्रयोग करने के लिए वहन करती है। अब देखिए ध्यान से, अब चूँकि वो निर्गत आगतों पर ही, निर्गत नहीं, गलत बता रहे हैं, परिवर्ती आगत, फर्म तब क्या करेगा, परिवर्ती आगतों में ही बदलाव लाएगा, उसको एडजस्ट करेगा। तो एक फर्म के द्वारा जो भी खर्च वहन करेगा परिवर्ती आगतों पर, तो फर्म इन परिवर्ती आगतों को प्रयोग करने के लिए वो जितना वहन करेगी, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। अगर संक्षिप्त में समझें तो स्थिर आगत के लिए जो खर्च वहन करेगा वो कुल स्थिर लागत कहलाएगा, और परिवर्ती आगतों में जो वहन करेगा, खर्च करेगा, तो वो कुल परिवर्ती लागत कहलाएगा। तो स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को सम्मिलित करते हुए, अगर दोनों को शामिल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को सम्मिलित करते हुए हमें एक फर्म की कुल लागत प्राप्त होती है। तो एक फर्म की कुल लागत कितना कहलाएगा, एक फर्म की कुल लागत होगा कुल परिवर्ती लागत को और कुल स्थिर लागत को, दोनों को जोड़ दीजिए,
जैसा कि यहाँ हमें संक्षिप्त में एनसीईआरटी भी बताया है। तो देखिए, कुल लागत क्या होगा, कुल परिवर्ती लागत जोड़ कुल स्थिर लागत, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत हमें प्राप्त होगा। निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, देखिए अगर निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करना हो तो फर्म को परिवर्ती आगतों में से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। फर्म क्या करेगा, अगर अधिक उत्पादन चाहिए, निर्गत अधिक चाहिए, तो फर्म को परिवर्ती आगतों में से, जितने भी परिवर्ती आगत हैं उनमें से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा वो परिवर्ती आगतों का प्रयोग करेगा, उसकी जो उत्पादन में, निर्गत में वृद्धि आएगी। परिणाम स्वरूप कुल परिवर्ती आगत तथा कुल लागत में भी वृद्धि होती है। देखिए, जितना परिवर्ती आगतों में वृद्धि होगा, फर्म को परिवर्ती आगतों में जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा परिवर्ती आगतों का प्रयोग करेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होगा। क्योंकि हम परिवर्ती आगत का प्रयोग कर रहे हैं, तो परिवर्ती आगत का प्रयोग है तो यानी उसका वहन उठाना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म को क्या होगा, जितना ज़्यादा परिवर्ती आगतों का प्रयोग करेगा उतना उसके कुल परिवर्ती लागत भी बढ़ेगा, और कुल परिवर्ती लागत बढ़ेगा तो कुल लागत में भी वृद्धि आएगा। मतलब दो चीज़ें बढ़ जाएगी, कुल परिवर्ती लागत भी बढ़ जाएगी और कुल लागत भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कुल लागत में ये शामिल है। अतः जब निर्गत में वृद्धि होती है, जब निर्गत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो कुल परिवर्ती लागत में भी वृद्धि होती है और कुल लागत में भी वृद्धि होती है। पुनः दोहराना चाहूँगा, जब निर्गत में वृद्धि होती है, तो निर्गत में वृद्धि होती है तब कुल परिवर्ती लागत में भी वृद्धि होती है और कुल लागत में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ देखिए, तालिका 3.3 में हमारे पास एक विशिष्ट फर्म के लागत फलन का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर एक फर्म का लागत फलन दिखाया गया, यहाँ पर देखिए, जिसमें विभिन्न इकाइयों पर कितनी कितनी लागत बैठ रही है दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, ये निर्गत की पहली जो कॉलम है वो निर्गत की इकाई के बारे में बताया है। दूसरी कॉलम में कुल स्थिर लागत, देखिए स्थिर लागत हमेशा फिक्स रहती है। देखिए, सब में चाहे इकाई कितनों ही उत्पादन क्यों ना हो जाए निर्गत का, किंतु कुल स्थिर लागत तो निश्चित रहती है। उसके बाद देखिए, तीसरे कॉलम में कुल परिवर्ती लागत को दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर कुल लागत को दिखाया है। उसके बाद औसत स्थिर लागत, फिर औसत परिवर्ती लागत, उसके बाद समकालीन औसत लागत और अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत को दिखाया है इस तालिका में। यानी लागत की विभिन्न संकल्पनाएं यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए हम लोग पुनः पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तालिका 3.3 में हमारे पास एक विशिष्ट फर्म के लागत फलन का उदाहरण है। प्रथम कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। बिल्कुल देखे थे कि पहला कॉलम जो है निर्गत की विभिन्न इकाइयों को दिखा रहा है। निर्गत के सभी स्तरों के लिए कुल स्थिर लागत 20 रुपया है। देखिए, हम लोग दूसरे कॉलम में देखे थे कि निर्गत की किसी भी इकाई की क्यों ना बात हो, जैसे भी 0 इकाई स्थिर लागत 20, 1 इकाई निर्गत स्थिर लागत देखिए 20। तो देखिए, निर्गत में वृद्धि तो हो रही है मगर स्थिर लागत फिक्स है, क्योंकि स्थिर लागत हमेशा फिक्स रहती है किसी भी निर्गत के इकाई पर। तो कुल स्थिर लागत कितना है, 20 रुपये है। जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। बिल्कुल, कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। तो देख ही लेते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे 0, 1, देखिए यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है, पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे बढ़ते बढ़ते 10 तक गया है। तो यहाँ पे देखिए कुल परिवर्ती लागत, देखिए पहले 0, फिर 10, फिर 18, फिर 24, फिर 29, देखिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में है, वो बढ़ रहा है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवर्ती लागत में भी वृद्धि होती है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी थे। शून्य निर्गत के स्थान, अगर हम शून्य निर्गत के साथ अगर चलें तो शून्य निर्गत के साथ कुल परिवर्ती लागत शून्य है। देखिए शून्य निर्गत पर क्या है, शून्य निर्गत पर कुल परिवर्ती लागत शून्य है। ठीक है, तालिका में दिया है, यहाँ देख सकते हैं। शून्य निर्गत पर देखिए कुल परिवर्ती लागत शून्य है। निर्गत की एक इकाई के लिए, अगर हम निर्गत की एक इकाई की बात करें तो कुल परिवर्ती लागत 10 रुपये है। निर्गत की 2 इकाइयों के लिए कुल परिवर्ती लागत 18 रुपये है आदि। आप यहाँ देख सकते हैं, जब एक इकाई था तो कुल परिवर्ती 10 है, जब 2 इकाई हैं तो कुल परिवर्ती 18 है। ये चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर लोग पढ़ें, एनसीईआरटी में जैसे कॉलम 2 में कुल स्थिर लागत, देखिए कॉलम 2 में क्या दिखाया है, कॉलम 2 में कुल स्थिर लागत को दर्शाया है और तथा कॉलम 3 में कुल परिवर्ती लागत के मूल्य को प्राप्त किया था। उसी प्रकार इसके जोड़, अब दोनों को जोड़िए। द्वितीय कॉलम में स्थिर लागत, तृतीय कॉलम में कुल परिवर्ती लागत, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत आ जाएगा। तो हम कुल लागत को कॉलम 4 में प्राप्त करते हैं। तो आइए आते हैं वापस कॉलम में। तो यहाँ देखिए ये है कुल लागत, तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर निर्गत नहीं देखना है, लागत देखना है। तो ये स्थिर और परिवर्ती, तो 20 जोड़ 0 तो 20 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्थिर 20 और 10 तो यहाँ 30 हो गया। यहाँ से 20 और यहाँ से 18 जोड़ के 38 हो गया। मतलब ये कुल लागत कैसे आया है, दोनों कॉलम को जोड़ के, क्योंकि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत को जोड़ते हैं तो उसको कुल लागत कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है। इसी प्रकार इसके जोड़ के रूप में हम कुल लागत को कॉलम 4 में प्राप्त करते हैं। निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत केवल क्या होगा, स्थिर लागत होती है, क्योंकि परिवर्ती लागत तो वहाँ शून्य होता है। इसलिए 0 इकाई पर, निर्गत के शून्य इकाई पर अगर हम बात करें तो उसकी जो कुल लागत होती है वो स्थिर लागत ही होती है। तो इस प्रकार 20 रुपये के बराबर है। निर्गत की एक इकाई के लिए कुल लागत 30 रुपये है। देखिए अगर हम निर्गत के एक इकाई पर हम कुल लागत को देखें तो 30 रुपये है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ देखिए ये है निर्गत की एक इकाई, एक इकाई पर पहले स्थिर लागत तो 20 रुपया लगेगा और परिवर्ती लागत यहाँ पर 10 रुपया है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो गया 30 रुपया। बिल्कुल ये चीज़ लिखा था यहाँ पर। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ें, निर्गत को बढ़ाते हैं। तो निर्गत की जब 2 इकाई की बात करें तो कुल लागत कितनी हो रही है, 38 रुपये हो रही है इत्यादि। अब हम लोग इसी सिलसिले पर आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे अल्पकालीन औसत लागत। तो फर्म द्वारा वहन की जाती है, जिसे निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ देखना यही है कि कुल लागत को प्रति निर्गत की इकाई के रूप से परिभाषित करते हैं। मतलब जब हम लोग अल्पकालीन औसत लागत निकालना हो तो क्या करना होगा ना, जितनी भी लागत आई थी तो कुल लागत को निर्गत की मात्रा से विभाजित करते हैं, तब हमें अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। यानी अल्पकालीन औसत लागत कैसे निकालेंगे, कुल लागत को भागा देना होगा निर्गत की इकाई से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानेंगे तालिका 3.3 में हमें अल्पकालीन औसत लागत चतुर्थ कॉलम में देखिए 1 2 3 4, तो चतुर्थ कॉलम तो नहीं होना चाहिए। चतुर्थ कॉलम के मूल्य को
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही बात है। चतुर्थ कॉलम में जो मूल्य आया है उसको प्रथम कॉलम से विभाजित करेंगे, क्योंकि कुल लागत भागा कितना से भागा देना था, निर्गत की इकाई से, सही लिखा है। तो चतुर्थ कॉलम को प्रथम कॉलम से विभाजित करते हैं मूल्य को, तो पश्चात हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वो पांचवी कॉलम में आपको बता दिया है, और वो है औसत स्थिर लागत। ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप, शून्य निर्गत पर अगर हम बात करें, देखिए ये शून्य निर्गत हो गया। अल्पकालीन औसत लागत अपरिभाषित है, क्यों? क्योंकि 20 को हमको भागा देना है 0 से, तो जाहिर सी बात है जब हर मेरा 0 है, डिनोमिनेटर मेरा 0 है, तो वो अपरिभाषित होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान कर दिया, क्योंकि ये अपरिभाषित है। अब आते हैं प्रथम इकाई के लिए अल्पकालीन औसत लागत कितनी बैठेगी। तो कुल लागत हो गया 30, इसको भागा देना है 1 से, तो 30 भागा 1 यानी कि कितना आएगा, प्रथम इकाई के लिए अल्पकालीन औसत लागत। तो यदि हम इसको अलग अलग से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर किताब में अलग अलग किया है, औसत स्थिर लागत निकाला है, तो औसत स्थिर निकालेंगे तो कुल लागत जो है स्थिर का उसको भागा देंगे निर्गत से, तो 20 भागा 1 बराबर 20। मतलब इस किताब में हमें दोनों को अलग अलग निकाला है। ठीक है, स्थिर लागत का औसत अलग निकाला है और परिवर्ती लागत के लिए औसत अलग निकाला है। ठीक, यहाँ पर तो आइए फिर से पुनः देख लेते हैं। ये कुल स्थिर लागत हो गया मेरा 20, निर्गत कितना है 0, तो 20/0, तो ये निकलेगा औसत कुल स्थिर लागत, देखिए 0 इकाई पर, तो औसत स्थिर लागत कितना होगा, तो 20/0 अपरिभाषित होगा यहाँ पर, इसीलिए खाली घर छोड़ दिया, रिक्त स्थान दे दिया। अब कुल परिवर्ती लागत कितना है 0, निर्गत कितना है 0, तो ये भी अपरिभाषित है, तो यहाँ पर भी देखिए अपरिभाषित है। अब बात करते हैं एक इकाई पर, तो कुल स्थिर लागत कितना है 20, उसको भागा देना है 1 से, तो हम लोग का औसत जो निकलेगा स्थिर लागत के लिए कितना निकलेगा, तो 20 भागा 1 यानी 20 निकलेगा। और यही वाला बात अगर हम लोग निकालते हैं, कुल परिवर्ती लागत को भागा देते हैं इकाई से, तो 10 भागा 1, तो वो 10 निकलता, तो वो कहीं ना कहीं औसत परिवर्ती लागत। अब जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी मतलब कुल लागत है ना, उसको निर्गत से भागा देना, निर्गत की इकाई से भागा देना है, तो भागा तो देना है, मगर हमें ये निकालना है, अगर आपको स्थिर का निकालना है तो स्थिर निकालते समय हमें कुल स्थिर को इकाई से, निर्गत की इकाई से भागा देना होगा, किंतु जब हमको परिवर्ती लागत पर निकालना हो तो कुल परिवर्ती लागत को निर्गत की कुल इकाई से भागा देना होगा। अब देखिए निर्गत की 2 इकाइयों के लिए अल्पकालीन औसत लागत 19 रुपये है। अब देखिए अब 2 इकाई की बात करते हैं, तो 2 इकाई के लिए अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत कितना होगा, अल्पकालीन औसत लागत जो होगा वो 19 रुपये। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कुल लागत कितना है, कुल लागत देखो यहाँ पर कुल निकाला, देखिए निर्गत की 2 इकाइयों के लिए अल्पकालीन औसत लागत। अब हम लोग अल्पकालीन औसत लागत निकालें, देखिए यहाँ पर है अल्पकालीन औसत लागत, तो कैसे निकालेंगे, तो कुल लागत कितना है 38, कुल लागत 38 है और इकाई कितनी है 2, तो 38 को 2 से भागा देंगे तो 19 आएगा, तो यहाँ पर आपका लिखा है अल्पकालीन औसत लागत। तो यहाँ पर आराम से इस तालिका को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से औसत परिवर्ती लागत परिभाषित होती है। तो कुल परिवर्ती लागत को प्रति इकाई निर्गत के रूप में, यानी कि कुल परिवर्ती लागत को किसे भागा देना होगा, निर्गत की इकाई से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, औसत परिवर्ती लागत।
उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए इस प्रकार लिखा है, हम इसकी गणना इस प्रकार करते हैं। तो औसत कुल परिवर्ती लागत, तो कैसे निकलेगा? कुल परिवर्ती लागत को विभाजित करना है किससे? निर्गत की मात्रा से। इसके अलावा हम लोग ये भी निकाल सकते हैं औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत कैसे निकालते हैं? न कुल स्थिर लागत को निर्गत की इकाई से विभाजित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्पकालीन औसत लागत कितना होगा? अल्पकालीन औसत लागत जो होगा, औसत परिवर्ती लागत जोड़ औसत स्थिर लागत, इन दोनों को जोड़ना है। औसत परिवर्ती लागत जोड़ औसत स्थिर लागत, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा अल्पकालीन औसत लागत। तालिका 3.3 में हम अल्पकालीन स्थिर लागत, यहाँ पर मिस्टेक है, अल्पकालीन स्थिर लागत नहीं होगा, यहाँ पर औसत स्थिर लागत होगा। तो तालिका 303 में हम औसत स्थिर लागत प्रथम कॉलम के अनुरूप मूल्य द्वारा द्वितीय कॉलम के मूल्य में भाग देकर समान रूप से प्राप्त करते हैं। तो द्वितीय कॉलम में क्या है? द्वितीय कॉलम में स्थिर मूल्य है, कुल स्थिर मूल्य है, उसको किससे भागा देंगे? प्रथम कॉलम। प्रथम कॉलम में क्या है? निर्गत की मात्रा को बताता है। तो उससे हमें क्या निकलेगा? औसत स्थिर लागत निकलेगा। इसी प्रकार से हम तृतीय कॉलम के मूल्य को, तृतीय कॉलम में परिवर्ती कुल परिवर्ती लागत दिया है, उसको अगर हम प्रथम कॉलम से भागा देंगे तो औसत परिवर्ती लागत निकलेगा। तो प्रथम कॉलम के मूल्य से विभाजित करके औसत परिवर्ती लागत कॉलम को प्राप्त करते हैं। निर्गत के जीरो स्तर पर अगर आप तालिका देखेंगे तो निर्गत के जीरो स्तर पर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत अपरिभाषित है, इसलिए वहाँ पर रिक्त स्थान कर दिया है। निर्गत की प्रथम इकाई के लिए अगर आप निर्गत की प्रथम इकाई की बात करें तो औसत स्थिर लागत 20 रुपये है और औसत परिवर्ती लागत 10 रुपये है। देखिए, निर्गत की प्रथम इकाई के लिए औसत स्थिर लागत कितना है? 20 रुपये है और औसत परिवर्ती लागत 10 रुपये है। आप तालिका देख सकते हैं, तालिका में स्पष्ट दिया गया है औसत स्थिर लागत 20 रुपया है और औसत परिवर्ती लागत 10 रुपया है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन्हें जोड़कर हम अल्पकालीन औसत लागत 30 रुपये के बराबर प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। अब जानेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत। तो अल्पकालीन सीमांत लागत परिभाषित की जाती है किस तरह? सुनिएगा, कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ है प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के रूप में। मतलब एक इकाई निर्गत में परिवर्तन होता है, एक इकाई निर्गत में परिवर्तन होता है तो कुल लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी के तौर पर हम लोग अल्पकालीन सीमांत लागत को परिभाषित किया जाता है। अगर इसे हम गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अल्पकालीन सीमांत लागत को लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कुल लागत में परिवर्तन, उसको विभाजित करेंगे निर्गत में परिवर्तन से, यानी कि डेल्टा कुल लागत, यानी डेल्टा यहाँ परिवर्तन बता रहा है तो डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो कुल लागत में परिवर्तन भागा निर्गत में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा मतलब परिवर्तन, और क्यू निर्गत की मात्रा को बता रहा है। जहाँ डेल्टा चर के मूल्य में परिवर्तन का, यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो परिवर्तन हो रहा है उसके मूल्य में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करता है डेल्टा। तालिका 3.3 का जो अंतिम कॉलम है अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना का एक संख्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर आप तालिका 3.3 में जाएं तो आप क्या पाते हैं? तालिका 3.3 के अंतिम कॉलम में हम अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना देखते हैं और भी संख्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कॉलम के मूल्यों की गणना प्रत्येक निर्गत पर कुल लागत में परिवर्तन को निर्गत में परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त की जाती है। मतलब हम लोग जब सीमांत लागत की जब हम लोग बात करते हैं, अभी समझा रहे थे, तो अल्पकालीन सीमांत लागत कैसे निकालते हैं? न कुल लागत में परिवर्तन को किससे? निर्गत के परिवर्तन से भाग देकर। तो आइए इसको समझा जाए। तो अतः अगर हम मान लेते हैं निर्गत की इकाई 5 पर, तो सबसे पहले जानेंगे कुल सीमांत लागत में कितना परिवर्तन हुआ है। तो टोटल
जो यहाँ कॉस्ट हो रहा है इकाई 5 पर लेंगे और माइनस टोटल कॉस्ट जो है इकाई 4 पर। तो तालिका में आइए 5 पर और 4 पर टोटल ना। तो देखिए 5 इकाई पर टोटल कितना है 53 और 4 इकाई पर 49 है। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर लिया है। तो देखिए 53 और 49 घटा के यहाँ पर 4 आया है। तो यहाँ पर आ गया कुल सीमांत लागत में परिवर्तन। अब क्यू में निर्गत की मात्रा में कितना परिवर्तन, चूंकि 4 से 5 गया तो एक परिवर्तन यहाँ पर हुआ, तो एक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुल सीमांत लागत निकालेंगे। तो कुल सीमांत लागत कैसे निकालते हैं ना, विभाजित करते हैं। ऊपर में हम लोग देखते थे कुल सीमांत लागत में कितना परिवर्तन हुआ और उसको भागा देते हैं कुल सीमांत लागत से। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कुल जो लागत में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, वो कुल सीमांत लागत में परिवर्तन हुआ है 4 और क्यू में परिवर्तन हुआ 1। तो 4 भागा 1 तो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार सीमांत उत्पाद की तरह ही सीमांत लागत भी निर्गत के शून्य स्तर पर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक इसी प्रकार क्या देखते हैं कि सीमांत उत्पाद की तरह ही सीमांत लागत भी निर्गत के शून्य स्तर पर अपरिभाषित है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अल्पकाल में स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अल्पकाल में स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जब हम निर्गत के स्तर में परिवर्तन करते हैं तो जो भी परिवर्तन कुल लागत में होता है वह पूरी तरह से कुल परिवर्ती लागत में परिवर्तन के कारण होता है। अतः निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि, क्या करना है, निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि, निर्गत में एक अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा रहे हैं के कारण जो कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है वही अल्पकाल में सीमांत लागत है। देखिए, निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि और उसके कारण जो कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है वही अल्पकाल में सीमांत लागत है। निर्गत के किसी भी स्तर के लिए सीमांत लागतों का उस स्तर तक, देखिए निर्गत के किसी भी स्तर तक सीमांत लागतों का उस स्तर तक कुल जोड़ हमें उस स्तर तक कुल परिवर्ती लागत देता है। मतलब निर्गत के किसी भी स्तर का हम बात करें तो वहाँ तक सीमांत लागतों का उस स्तर तक सबको जोड़ दीजिए। तो सभी सीमांत लागतों को जोड़िए जिस स्तर तक, निर्गत के जिस स्तर तक आपको निकालना है तो वहाँ तक सभी सीमांत लागतों को जोड़िए। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, कुल परिवर्ती लागत देता है। निर्गत के किसी भी स्तर के लिए सीमांत लागतों का उस स्तर तक कुल जोड़ हमें उस स्तर पर कुल परिवर्ती लागत देता है। देखिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम दूसरे स्तर की बात करते हैं, दूसरे स्तर पर, तो यहाँ पर सीमांत लागत देखिए 10 है और यहाँ 8 है, तो 2 इकाई तक हमारा जोड़ कहेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ रहा है, कुल परिवर्ती लागत के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर कोई किताब में बता रहा था कि कुल परिवर्ती लागत कितना होता है कि जिस निर्गत स्तर तक जाते हैं उस निर्गत स्तर तक जितने भी अल्पकालीन सीमांत लागत आता है उनको जोड़ने से आपको प्राप्त होगा क्या, कुल परिवर्ती लागत। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, निर्गत के किसी भी स्तर के लिए सीमांत लागतों का उस स्तर तक कुल जोड़ हमें उस स्तर तक कुल परिवर्ती लागत देता है। ठीक है, आगे देखिए, निर्गत के किसी स्तर पर
निर्गत का आप कोई भी स्तर में चले जाइए। औसत प्रतिवर्ती लागतें, औसत जो परिवर्ती लागतें जो होता है सभी सीमांत लागतों के औसत से ऊपर होती है। यहाँ देखिए, औसत परिवर्ती लागत यहाँ पर कितना है, दो। हम दूसरे स्तर तक आते हैं तो दूसरे स्तर में यहाँ पर आ रहा है, दोनों को जोड़ते हैं तो 19 आ रहा है। और अल्पकालीन सीमांत लागत को अगर लेके चलें तो दूसरे स्तर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो अब इन दोनों का औसत देखिए तो इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, निर्गत के किसी भी स्तर पर अगर हम बात करें तो औसत परिवर्ती लागत जो होगा वो सीमांत लागत से कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा हमेशा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखिए, निर्गत के किसी स्तर पर औसत परिवर्ती लागतें सभी सीमांत लागतों का औसत से ऊपर होती है, जो भी आपको दिखा रहे थे। तालिका 3.3 में हम देखते हैं कि जब निर्गत शून्य है, तालिका 3.3 में अगर आप देखें तो पाएंगे कि जब निर्गत शून्य है तो अल्पकालीन सीमांत लागत क्या है, अपरिभाषित है। निर्गत की प्रथम इकाई के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत कितना है, 10 रुपये है। यहाँ देखिए, एक इकाई पर कितना है अल्पकालीन सीमांत लागत, 10 रुपये है। यहाँ देखिए, एक इकाई पर 10 रुपये है, 2 इकाई पर 8 है, 3 इकाई पर 6 हैं, इस तरह दिया गया है। तो निर्गत की प्रथम इकाई के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत 10 रुपये है, द्वितीय इकाई के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत 8 रुपये है, तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है।